हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट सभी को हम कवर करने वाले हैं। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो उसकी रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो ये पहला फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले क्वांटिटीज को देख लेते हैं क्या क्या है। Q इज इक्वल्स टू mCv डेल्टा टी में Q इज द हीट सप्लाइड। किसी भी सब्सटेंस को हमने कितनी हीट सप्लाई करी है। M इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसे हमने हीट दी है उसका कितना मास है। CV इज उसी सब्सटेंस की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इससे हमारा क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास लेट्स से 1 यूनिट मास है किसी भी चीज़ का, वाटर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, राइट, इट कुड बी एनीथिंग। अगर 1 यूनिट मास है तो उसका टेम्परेचर अगर हमने 1 यूनिट से बढ़ाना है, अगर हम 1 यूनिट से टेम्परेचर उसका बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास भी हम 1 यूनिट कंसिडर करते हैं और जो टेम्परेचर में चेंज है वो भी 1 यूनिट का कंसिडर करते हैं, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर सब्सटेंस की ऑब्वियसली अलग अलग हो सकती है। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, एंड इन सभी के ऐसे यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए। जो हीट सप्लाइड है दैट इज मेजर्ड इन जूल, मास इन किलोग्राम्स, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज मेजर्ड इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड इन केल्विन। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे ये न्यूमेरिकल है। स्पेसिफिक हीट गोल्ड की आपको दे रखी है, दैट इज 129 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। कितनी हीट चाहिए होगी अगर हम 100 ग्राम्स गोल्ड का टेम्परेचर 50 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं। तो मास आपको गिवन है 100 ग्राम्स एंड कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, डेल्टा टी दैट इज गिवन 50 केल्विन। सो यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू mCv डेल्टा टी। देखो Q इज इक्वल्स टू मास है 100 ग्राम्स, जो CV है वो कितना है 129 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड जो डेल्टा टी है वो है 50 केल्विन। अब जरा यूनिट्स पे गौर करते हैं। केल्विन है और ये केल्विन का इन्वर्स है, ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट यहाँ ग्राम्स है और यहाँ किलोग्राम का इन्वर्स है, ये तो कैंसिल आउट नहीं होने वाले हैं, यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो हमें यूनिट्स पहले सेम करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स इसको पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरोस कट जाएंगी, 1/10 किलोग्राम ये रह जाएगा, राइट। सो लेट्स राइट 1/10 किलोग्राम। अब देखो किलोग्राम का इन्वर्स ये भी कट जाएगा और यूनिट्स में क्या बचेगा, सिर्फ जूल। सो टोटल जो हीट है वो हमारी यहाँ पे जूल में निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कटा एंड 129 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट्स योर आंसर। 645 जूल इतनी हीट चाहिए होगी आपको अगर 100 ग्राम्स गोल्ड का टेम्परेचर 50 केल्विन से बढ़ाना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, खुद से सॉल्व करना है। देखो मास गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। खुद से ऑल्दो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, दैट इज दिस चेंज इन टेम्परेचर। 30 से 50 डिग्री सेल्सियस जो है, राइट, 30 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो ये है 30 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको केल्विन में कैलकुलेट करना हो, राइट, सो 30 प्लस हम 273 करेंगे तो ये कितना निकल के आ रहा है, 303 केल्विन। और सिमिलरली जो 50 है इसमें अगर हम ऐड करते हैं 273 तो ये हमारा बनता है 323 केल्विन। एंड देन अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट हमारा जो आंसर है वो केल्विन में आए, तो आप देखो 323 और 303 को माइनस करके आपका आंसर 20 केल्विन आ रहा है। और यहाँ पे भी जो माइनस करके रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम ही निकल के आएगी। द रीज़न बीइंग बिकॉज इसमें भी 273 ऐड हो रहा है, इसमें भी 273 ऐड हो रहा है और वही 273 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कॉमन चीज़ है दोनों में, ठीक है। तो इस वजह से जब भी ऐसा गिवन हो, सेल्सियस में भी अगर गिवन होगा टेम्परेचर, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो पहले इस तरह से इंडिविजुअली केल्विन में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जस्ट माइनस कर दो और जितना डेल्टा टी आएगा केल्विन में भी वो उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस है,
तो कितने केल्विन का चेंज आया होगा डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले इसको केल्विन में करेंगे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सीधा बोल सकते हैं कि 30 केल्विन का चेंज आया होगा, राइट। सो जस्ट इस चीज़ को ध्यान में रखना एंड बाकी क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूला बट थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का ही क्वेश्चन कह सकते हो। एक गीज़र है जो पानी को गर्म कर रहा है, पानी का फ्लो रेट आपको गिवन है 3 लीटर्स पर मिनट की रेट पे वो फ्लो करता है, और जो गीज़र है वो 27 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ा के 77 डिग्री सेल्सियस कर देता है। अब जो गीज़र है वो मान लो गैस बर्नर पे काम कर रहा है, मतलब एलपीजी को यूज़ करके वो पानी को गर्म करता है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल किस रेट पे कंज्यूम हो रहा है, कहने का मतलब जो एलपीजी है इसका कितना मास कितने टाइम में कंज्यूम हो रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है। अगर हीट ऑफ कंबशन इतनी गिवन है 4 × 10⁴ जूल्स पर ग्राम। हीट ऑफ कंबशन का क्या मतलब होता है कि 1 ग्राम एलपीजी यूज़ करोगे, अगर आप उसको बर्न करोगे तो इतनी हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेट्स सी। साथ में एक चीज़ और आपको यहाँ पे गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। यूनिट्स अब यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट आपको दे रखे हैं। अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्टली वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q = M × CV × ΔT, बट डायरेक्टली अब इसको यूज़ कर नहीं पाएंगे बिकॉज हमें सीधा सीधा मास तो कोई गिवन नहीं है, ऐसा तो पता नहीं रखा कि इतने मास को आपने हीट इतनी सप्लाई करी है। फ्लो का रेट हमें गिवन है तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कन्वर्ट करके, तो बिकॉज पर मिनट का कुछ यहाँ पे लेना देना है तो ऐसा करते हैं टाइम का एक यहाँ पे फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, बट स्टिल ऐसा कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो देखो मास अब कैसे बनाएं, इस चीज़ पे ज़रा गौर करते हैं। 3 लीटर पर मिनट, जो 1 लीटर होता है, राइट, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अगर मैं पानी की बात करता हूँ तो 1 लीटर पानी 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना। पानी के अलावा नहीं ये चीज़ वैलिड, पानी की डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ये चीज़ है कि जो 1 लीटर पानी होगा वो 1000 ग्राम का होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 3 लीटर पानी 1 मिनट में फ्लो कर रहा है, राइट, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 3000 ग्राम पानी 1 मिनट में फ्लो कर रहा है वहाँ पे, ये है पानी का फ्लो रेट। तो ऐसा करते हैं Q/T है वो देखो कितना आ जाएगा, कि मास बाय टाइम ही हो गया ना, दिस इज बेसिकली M/T। तो इसकी वैल्यू हमें पता लग गई 3000 ग्राम्स पर मिनट। पर मिनट है तो यहाँ पे 1 मिनट हमने इस तरह से लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय CV, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय ΔT, जो कि कितना होगा, डायरेक्टली माइनस करेंगे 50, तो इतने केल्विन, केल्विन बोलो चाहे सेल्सियस बोलो, अब सेल्सियस वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सेल्सियस है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का देखो क्वेश्चन है। एक गीज़र है जो पानी को गर्म कर रहा है, पानी का फ्लो रेट गिवन है, इस रेट पे वो फ्लो करता है, और गीज़र उसको 27 से गर्म करके 77 डिग्री सेल्सियस का बना दे रहा है। जो गीज़र है वो गैस बर्नर पे काम कर रहा है, तो लेट से एलपीजी वगैरह को वो यूज़ कर रहा है, इसको बर्न करके पानी को गर्म कर रहा है, इसके मास को वो एनर्जी में चेंज कर रहा है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल, आपको ये पता करना है कि जो ये एलपीजी है या जो भी ये फ्यूल है ये कौन सी रेट पे कंज्यूम हो रहा है, हर 1 मिनट में कितने ग्राम्स ऑफ जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये आपको फाइंड करना है। और आपको क्या दे रखा है कि जो फ्यूल है उसकी हीट ऑफ कंबशन ये है, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन मतलब कैलोरीफिक वैल्यू है ये, कि कितना मास अगर आप यूज़ करोगे उस फ्यूल का तो कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर 1 ग्राम फ्यूल बर्न करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, 4 × 10⁴ जूल ये हमें गिवन है। अब जो क्वांटिटी फाइंड करनी है रेट ऑफ कंजम्पशन, ये तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल डायरेक्टली उस फॉर्मूला को लिखते हैं, Q = M × CV × ΔT। बट क्वेश्चन में डायरेक्टली को मास वगैरह की कोई बात नहीं कर रखी, ना हमें कोई मास गिवन है कितने टोटल मास को हमने बर्न किया, बट क्या हमें ये गिवन है कि हर 1 मिनट में 3 लीटर्स जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, और गीज़र हर 1 मिनट में 3 लीटर पानी को गर्म करके इतने से इतने टेम्परेचर पे चेंज कर दे रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है हर 1 मिनट में 3 लीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 लीटर्स पानी गर्म हो रहा है हर 1 मिनट में, ये तो हमें गिवन है। अगर 3 लीटर पानी है तो इस 3 लीटर पानी का मास कितना होगा, 3000 ग्राम होगा, ऐसा ही है। बिकॉज वाटर की अगर हम बात करते हैं तो 1000 ग्राम 1
लीटर, ये दोनों क्वांटिटीज इक्विवेलेंट है। अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसका मास 1000 ग्राम होता है, स्पेसिफिकली फॉर वाटर, बिकॉज हर एक लिक्विड की डेंसिटी अलग हो सकती है, हर एक लिक्विड पे ये चीज़ वैलिड नहीं है। वाटर की डेंसिटी के अकॉर्डिंगली जो 1 लीटर वॉल्यूम वाटर है उसका मास 1000 ग्राम्स का होता है। सो वाटर के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 1 लीटर 1000 ग्राम्स है तो 3 लीटर 3000 ग्राम्स का होगा, 3000 ग्राम्स पर मिनट। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सिर्फ मास चाहिए था, अभी पर मिनट का क्या लॉजिक है, इसको कैसे अब हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें? तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे भी टाइम कर देते हैं डिवाइड, यहाँ पर भी पर यूनिट टाइम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा कितने टाइम में कितनी हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं पानी को, है ना। तो Q बाई टी दैट इज इक्वल्स टू मास बाई टाइम, जो कि ये है, देखो 3000 ग्राम पर मिनट, हर एक मिनट में 3000 ग्राम पानी गर्म हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई CV। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दे नहीं रखी, बट यू मस्ट रिमेंबर 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक, एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है देखो 27 डिग्री सेल्सियस ये है, 77 डिग्री सेल्सियस ये है, माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है ये 50 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम सेल्सियस ही रखेंगे। अगर केल्विन में डील कर रहे होते तो यहाँ पे हम केल्विन लिख देते डायरेक्टली, ठीक। तो इसको हमने सेल्सियस कर दिया। अब देखो इस सारे पार्ट को मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं क्या निकल के आता है। Q बाई टी दैट इज इक्वल्स टू 3 को, अच्छा पहले ऐसे करें, इस डेसिमल को हटा देते हैं और इस 0 को हमने आपस में सॉल्व कर लिया। 3000 मल्टीप्लाइड बाई 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टू द 10 0 1 10, एंड ओवरऑल जो ये यूनिट्स देखो निकल के आएंगे सेल्सियस से, बिकॉज ये सेल्सियस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ग्राम से ग्राम कट रहा है, ओवरऑल जूल पर मिनट, जूल पर मिनट वही हो गया ना, कितने मिनट में कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वाटर को, ये हमारे पास निकल के आ रही है। 3000 मल्टीप्लाइड बाई 210, तो ये बन जाने वाला है देखो 63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ जूल पर मिनट। बट रिमेंबर फिलहाल आंसर नहीं आया है, बिकॉज हमें तो रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है, जो कि क्या है कि हर एक मिनट में कितने ग्राम्स जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, राइट। अब यूनिट्स पे ज़रा गौर करो, सारा खेल यूनिट्स का है। ये कुछ हमारे पास जूल पर मिनट में आया है, और एक ये भी क्वांटिटी है जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं करा इस पूरे न्यूमेरिकल में। बट अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको ज़रा ध्यान से समझना। अगर जो ये वाली क्वांटिटी है जो है जूल पर मिनट में, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस क्वांटिटी से विच इज़ द हीट ऑफ कंबशन, जो कि है जूल पर ग्राम में, जूल पर ग्राम में, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या निकल के आएगा, जूल पर मिनट मल्टीप्लाइड बाई ग्राम्स पर जूल, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आंसर विल कम आउट टू बी ग्राम्स पर मिनट, ठीक है। दैट मीन्स जो ये हम रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना चाहते हैं वो अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ कंबशन दैट इज इक्वल्स टू 63 इंटू 10⁴ जूल पर मिनट डिवाइडेड बाय जो ये हीट ऑफ कंबशन था 4 इंटू 10⁴ एंड जूल पर ग्राम। 10⁴ 10⁴ ये तो डायरेक्टली कट आउट हो रहा है। सो रेट ऑफ कंबशन कितनी आएगी, 63 को 4 से आपको डिवाइड कर लेना है, देखते हैं कितना आता है, 15.75, और यूनिट्स इसकी बन जाएंगी ग्राम्स पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ कंबशन, हर एक मिनट में 15.75 ग्राम जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीमेट्री, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को आपने एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो शुरू हो जाएगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी। ऐसे केसेस में अपने आप हीट का ट्रांसफ़र कभी भी हॉट से कोल्ड बॉडी क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीमेट्री, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। देखो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि मान लो आपके पास दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, राइट। मान लेते हैं जो बॉडी ए है वो गर्म है, जो बॉडी बी है दैट इज़ कोल्ड, वो ठंडी बॉडी है। तो
अगर इन दोनों को आप बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हो तो हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अपने आप हीट का ट्रांसफर कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ पॉसिबल नहीं है। वाई एम सेइंग अपने आप पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तब जो हीट का ट्रांसफर है वो कोल्ड से हॉट की तरफ भी होता है। द बेस्ट एग्जांपल इज रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो ऐसा ही तो कर रहा होता है। बट यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लगाना है कि जो हीट का ट्रांसफर होगा वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन वगैरह हम नहीं कर रहे होंगे, सिंपल दो बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में रखा है। तो हीट का ट्रांसफर देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रखी है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये बॉडी है वो हॉट बॉडी है, दिस इज द कोल्ड बॉडी, एंड जितनी हीट का लॉस ये बॉडी करेगी उसी हीट को ये बॉडी गेन कर लेगी। हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी दैट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, एंड इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल। देखो 10 ग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर गिवन है, 50 ग्राम्स कॉपर है उसका टेम्परेचर भी गिवन है, एंड दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो हीट कैपेसिटीज हैं वो आपको दे रखी हैं, राइट। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी दैट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय अनदर बॉडी। अब हीट को लूज कौन करेगा, गेन कौन करेगा, टेम्परेचर को देखते हैं। हॉट बॉडी कौन सी है, वाटर, कोल्ड बॉडी कौन सी है, कॉपर, है ना, यहाँ 80 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो पहले तो आपको ये देख लेना है कि हॉट बॉडी कौन सी है, कोल्ड बॉडी कौन सी है। तो हीट का ट्रांसफर वाटर से दैट मीन्स कॉपर की तरफ हो रहा है, हीट लूज कौन करेगा, वाटर, एंड नॉट केमिस्ट्री, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखते हैं, वाटर, एंड हीट गेन्ड बाय कॉपर, राइट। हीट लॉस बाय वाटर, हीट कितनी लूज वो कर रहा होगा, m इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो देखो डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे कितना बनेगा, m है 10 ग्राम इंटू जो सी वी है वाटर के लिए वो कितना है 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, एंड डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। अच्छा, फाइनल जो टेम्परेचर है हमें गिवन नहीं है, x मान ले, ठीक है। अब अगर फिलहाल इसका 80 है, बाद में हमें नहीं पता कितना हो जाएगा, लेट्स कंसिडर एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए मान के चलते हैं बाद में 30 हो गया, राइट। तो अगर पहले 80 है बाद में 30 हो गया, तो जो डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है, 80 माइनस 30। तो अगर x मैंने माना है तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 80 माइनस x, तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर रहे हैं 80 माइनस x, दिस इज द हीट लॉस बाय वाटर, m इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी को ही यूज़ करा है, ठीक है। ये सेल्सियस में है, दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर यूजिंग द सेम फॉर्मूला m इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। देखो m इसके लिए कितना है 50 इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है 0.4 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। अगर इसके लिए टेम्परेचर की बात करते हैं, सेम एग्जांपल मानते हैं कि मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर 30 हो गया, ओरिजिनल टेम्परेचर उसका 10 है। अगर इसके लिए हमने डिफरेंस देखना होगा तो हम 30 में से माइनस करेंगे 10, अगर अब जो बड़ी क्वांटिटी है वो ये है ना 30 माइनस 10, तो इसका मतलब है अगर x माना है तो x माइनस 10 लिख सकते हैं, x माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42 इंटू 80 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, सिमिलरली 50 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, दैट मीन्स 20 एंड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10, कुछ ऐसा बन रहा है। 42 को 80 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये हो जाएगा 8 टू 16, 1 इज कैरी एंड 3360 माइनस 42x, दैट इज इक्वल्स टू 20x माइनस 200। अब 3360 में ऐड हो जाएगा 200 उधर जाके, तो ये हो जाएगा 3560, दैट इज इक्वल्स टू 42 इधर आएगा, 20 में ऐड होएगा, ये बन जाएगा 62 टाइम्स x, एंड x को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3560 को डिवाइड कर देते हैं 62 से एंड यू विल गेट आंसर। इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, 3560 डिवाइडेड बाई 62, द आंसर इज 57.419 है, सो राउंड ऑफ कर देते हैं 0.42। यूनिट्स यहाँ पे क्या होंगी, x जो है ये टेम्परेचर है, एंड हम यहाँ पे कोई सेल्सियस में डील कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हम सेल्सियस लिखेंगे। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 57.42 डिग्रीज सेल्सियस। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, खुद से आपको सॉल्व करना है, जस्ट इंट्रोडक्शन इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ।
देखो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन है, कॉपर एंड आइस। हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा कॉपर से आइस की तरफ। उस हीट को गेन करके जो ये आइस है ये वाटर में चेंज हो जाएगा, मतलब मेल्ट होगी ये, है ना। और यही पूछा है कि जो ये कॉपर का ब्लॉक है मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट कर पाएगा, डिपेंडिंग ऑन जो ये कंडीशंस गिवन है कि इतना उसका मास है, इतना उसका टेम्परेचर है, ठीक है। जो आपको गिवन है, देखो स्पेसिफिक हीट गिवन है, CV गिवन है कॉपर का, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखी आइस की। यहाँ पे कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे क्यों गिवन है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, बाकी पार्ट तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन का। आपको क्या समझना है कि जब भी फेस में चेंज हो रहा होगा, फेस चेंज का मतलब है फॉर एग्जांपल आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हो, वैसे केस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करोगे, Q = M × CV × ΔT। वैसे केस में फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते। तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, Q = M × L। अच्छा, इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं Q = M × CV × ΔT? बिकॉज ΔT वैसे केस में होता ही ज़ीरो है। जितने टाइम फेस में चेंज आप कर रहे हो, दैट मीन्स जैसे आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रही है मेल्ट होके, वैसे टाइम तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जो ΔT होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। फेस चेंज के ड्यूरिंग टेम्परेचर नहीं चेंज करता। दैट्स वाई इस फॉर्मूला को हम यूज़ ही नहीं कर सकते वहाँ पे। वहाँ यूज़ हम करते हैं ये 10 फॉर्मूला, Q = M × L, जहाँ पे जो L है दैट इज़ द लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर हम फ्यूजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड। वैसे केस में हम यूज़ करेंगे टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक और लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये तो नाम से काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है लिक्विड को हम बॉयल करके मान लो गैस में चेंज कर रहे हैं। वैसे केस में इस टर्म को यूज़ करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बट यहाँ तो L ही हम लिखने वाले हैं। Q = M × L ही रहेगा, बट L अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जस्ट हमने यूज़ करना है फॉर द आइस, जस्ट इस चीज़ को ध्यान रखो एंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। एंड फॉर्मूला कुछ इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर देना है, M × CV × ΔT = M × L। मैक्सिमम हीट, अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, तो इस वजह से हम मैक्सिमम हीट को कंसिडर करके चल रहे हैं। मैक्सिमम हीट लॉस्ट बाय कॉपर दैट इज M × CV × ΔT, एंड सिमिलरली मैक्सिमम हीट गेन्ड बाय आइस दैट इज इक्वल्स टू M × L। जस्ट दोनों को इक्वेट करो, वैल्यूज़ को पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर इसका ये, खुद से इसको सॉल्व करके ट्राई करो। दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। सिमिलर ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वाटर एंड आइस की यहाँ पे कुछ बात कर रखी है और मास ऑफ आइस आपने फाइंड करनी है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की, बिकॉज इसके लिए फेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एंड आइस की यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे रखी है, बिकॉज यहाँ पे फेस में चेंज आ रहा है। तो उसी तरह से इस फॉर्मूला को आप लगा लोगे एंड यू कैन फाइंड द आंसर। दिस इज द आंसर। एंड हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे शब्दों से थोड़ा खेला जा सकता है। जो ये 2 लिखा है, अगर इस 2 की जगह बाय लिखा हो तो इस क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ओरिजिनल जो टेम्परेचर है वाटर का वो तो 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब इसको हम लोअर करके 5 डिग्री सेल्सियस पर आ चुके हैं। दैट मीन्स जो ΔT है, चेंज इन टेम्परेचर, वो 45 डिग्री सेल्सियस का है, राइट। फिलहाल इसका मतलब ये निकल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम बाय कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल ओरिजिनल टेम्परेचर था वो तो 50 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, लेकिन अब हमने इट इज़ लोअर्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से कम करा है। वैसे केस में ΔT 5 डिग्री सेल्सियस है और बाद वाला जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बिकॉज ऐसा ना हो कि यहाँ पे 2 की जगह पे मान लो बाय लिखा हो और बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, लेकिन एक सिंगल वर्ड की हेरा फेरी से, सिर्फ एक वर्ड प्ले की वजह से आप उस क्वेश्चन को गलत कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना एंड सॉल्व करो। ये आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, बिकॉज जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना जितनी मर्जी आप वीडियो देख लो अच्छे से अच्छी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। दैट्स आई हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ सिमिलर न्यूमेरिकल्स सो दैट 1-2 क्वेश्चंस आप वीडियो में देखो, समझो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो और खुद से सॉल्व करो, राइट। इसमें भी देखो कुछ वैसा ही है, वाटर एंड किसी सॉलिड की बात हो रखी है, दोनों का अब जस्ट टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा।
इस वजह से यहाँ पे m इंटू एल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा, दोनों में m इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी ही काम आ रहा है। एक वाटर है, एक सॉलिड है, इस वजह से यहाँ पे जस्ट मैंने नोटेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे डैश को यूज़ करा है। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है एंड फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने, एंड साइंस इसके कंफ्यूज करते हैं अक्सर बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इनके साइंस थोड़े अपोजिट से तरह से चलते हैं, बिकॉज थोड़ी सी ना इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, राइट, कि फिजिक्स जो फिजिसिस्ट हैं वो किस तरह से सोचते हैं और जो केमिस्ट्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं। बेसिकली जो ओवरऑल आंसर है वो सेम ही आता है, जस्ट प्रोसेस का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिकली हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसे कुछ इस तरह से हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इस नोटेशन में ध्यान से देखो, जो Q है दैट इज हीट गिवन टू सिस्टम, ठीक है, मेक सेंस। जो डेल्टा यू है दैट इज ऑल्सो इजी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट दिस इज व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस नोटेशन में अगर हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं ना, तो इस नोटेशन में जो W है ये होता क्या है, ये कौन सा वर्क डन है, दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय द सिस्टम। इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रेस दे के मैं माइंड में डालने को बोल रहा हूँ आपको कि अगर हम इस नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो W है ये वर्क डन है कौन सा, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में। ये एक कन्वर्जन है, इसको आपको याद रखना है कैलोरीज और जूल्स की। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपको इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे कि जो एक कैलोरी होती है उसमें कितने जूल्स होते हैं, 4.2 जूल्स आर देयर, राइट। ये भी बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्टली इतना होता है, 4.184 जूल्स आर देयर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ऐसे। 50 जूल हीट सिस्टम को दी गई है, तो जो Q की वैल्यू है वो गिवन है 50 जूल, उसकी इंटरनल एनर्जी 20 जूल से बढ़ गई है। अब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो आपको नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरह से देखना है कि अगर बढ़ी है तो पॉजिटिव, कम हुई है तो नेगेटिव। इंक्रीज बाय 20 जूल लिखा है, सो इसको पॉजिटिव 20 जूल हम कंसिडर करेंगे। हीट का भी बाय द वे साइन आपको ऐसे देखना है कि अगर जो हीट है दैट इज गिवन टू द सिस्टम देन इट इज़ पॉजिटिव, अगर हीट को सिस्टम से लिया गया है देन इट इज़ नेगेटिव, यहाँ ये भी पॉजिटिव है। नाउ we have to calculate the work done by the system. Let's see कितना निकल गया था। Using the first law of thermodynamics, that is heat is equals to delta U plus work done. So this is 50 joule, that is equals to this is 20 joule plus work done. So W comes out to be 50 minus 20, that is 30 joule. नेक्स्ट वन, इसमें 80 जूल हीट दी गई है सिस्टम को, सो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, हीट गिवन इज 80 जूल, दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी अब डिक्रीज हुई है देखो 25 जूल से, तो यहाँ पे अब मैं -25 जूल लिखूंगा एंड वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हो जाएगा 80 प्लस 25, दैट मीन्स 105 जूल। अच्छा, अब जो ये क्वेश्चन है और जो ये वाला क्वेश्चन है ये खुद से आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान किस चीज़ का रखना है, दैट हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सिस्टम, यहाँ पे दिया हुआ है हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से आप हीट ले रहे हो, सिस्टम हीट को लूज़ कर रहा है। सो आपको पता है कि यहाँ पे साइंस हम किस तरह से यूज़ करेंगे, बाकी तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है जब वो 80 कैलोरीज हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वर्क डन कर रहा है 170 जूल का। तो वर्क डन एंड Q आपको गिवन है। Using the first law of thermodynamics, we know that Q is equals to delta U plus W. इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है, सो डेल्टा U निकालना है, वो कितना होगा Q माइनस W, है ना। सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q है 80 कैलोरीज, इसमें से आपको माइनस करना है वर्क डन दैट इज 170 जूल। अब ये चीज़ कैलोरी में है, ये क्वांटिटी जूल में है, डायरेक्टली आप माइनस नहीं करेंगे, ये गलती मत कर देना कि डायरेक्टली माइनस करके -90 कैलोरी या फिर जूल में लिख दिया, लिख ही नहीं सकते ऐसे, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कितनी एक जो कैलोरी है उसमें कितने जूल होते हैं। सो एक कैलोरी में 4.2 जूल्स आर देयर, ठीक, एग्जैक्टली सेइंग 4.184 है, बट यहाँ पे लेट्स से 4.2 जूल्स मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन लगा के चलते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। सो 80 कैलोरी
अब देखो अगर एक कैलोरी में 4.2 जूल्स हैं तो 80 कैलोरीज में कितने जूल्स होंगे, 80 इंटू 4.2 माइनस 170। अब जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्टली जूल्स में निकल के आएगा। 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 से, देखो ये 0 है और ये डेसिमल है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट 8 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16, 1 इज कैरी एंड 336 माइनस 170 इतने जूल। ठीक है, दिस विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको जस्ट हम माइनस कर लेते हैं, 6 में से 0 माइनस होगा 6 एंड 33 में से जस्ट 17 को माइनस कर लो एंड यू विल गेट 16. So 166 joule is the change in internal energy. This is the answer. In this question we have to find the change in internal energy of the gas, delta U find करना है। एंड गैस जो है वो 20 कैलोरीज ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। सो जो हीट है दैट इज प्लस 20 कैलोरीज एंड जो वर्क डन है दैट इज परफॉर्म्ड ऑन इट। सो वर्क डन परफॉर्म्ड ऑन द गैस वो आपको कितना गिवन है, 55 जूल का। वर्क डन गैस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कंप्रेस कर रहे होंगे गैस को। बाहर से हमने गैस के ऊपर कोई ना कोई वर्क डन किया है, ओके तो हम इस तरह से गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की, दैट इज Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W बाई गैस। बट हम तो बोल रहे हैं वर्क डन ऑन द गैस हमें गिवन है, बाहर से इतना वर्क डन किया गया है, तो वर्क डन बाय गैस को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, जस्ट इसका नेगेटिव होगा वो। दैट मीन्स जो वर्क डन बाय गैस है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट विल बी माइनस 55 जूल, राइट, माइनस 55 जूल। माइनस क्यों है अब ये फिलहाल, बिकॉज वर्क डन हम बाहर से एक्चुअल में कर रहे हैं एंड हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन शो हो रहा है। इसी चीज़ को थोड़ा सा ऑल्टरनेटिवली समझते हैं। देखो कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, गैस को आपने कंप्रेस करा और पिस्टन को आप यहाँ तक ले आए, ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, नीचे की तरफ पिस्टन मूव हो गया। अब अगर बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन को आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय गैस, तो आप क्या किस तरह से फाइंड करोगे कि फोर्स कितनी लगा रही है गैस, फोर्स बाय द गैस ऑन पिस्टन एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, है ना। अब देखो अगर मैं गैस को कंप्रेस भी कर रहा हूँ, गैस तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ना पिस्टन के ऊपर, इजंट इट। गैस ऊपर की तरफ ही फोर्स लगाने वाली है पिस्टन के ऊपर, बट जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है। दैट मीन्स इन दोनों चीज़ों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट निकल के आ रही है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, फोर्स ऊपर की तरफ बट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, वैसे केस में क्या होने वाला है, जो वर्क डन है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल के आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो वो भी यहाँ से भी और यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जो यहाँ पे गैस है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, बिकॉज एक्चुअल में गैस ने वर्क नहीं किया, देखा जाए तो बाहर से हम वर्क कर रहे हैं जो पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो रहा है। तो अब हमारा काम क्या है, जस्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करना। सो पहले ऐसा करते हैं, डब्ल्यू डेल्टा यू को इधर ले आते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू माइनस वर्क डन बाय द गैस। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू जो है 20 कैलोरीज माइनस वर्क डन बाय द गैस जो कि कितना है माइनस 55 जूल। अब यहाँ पे यूनिट्स का भी चक्कर है, यूनिट्स सेम नहीं है, इसको सेम करते हैं। 1 कैलोरी दैट इज इक्वल्स टू 4.184 जूल। तो यहाँ पे इस 20 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे 4.184 से, सो दैट जो ये रिजल्ट है ये भी जूल में बन जाए। अब 20 से इसको कैलकुलेट 20 से मल्टीप्लाई करना है, सो 0 की वजह से जस्ट ये पॉइंट है इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड हमने डबल कर देना इस नंबर का। सो ये हो जाने वाला है 8 2 इधर 16 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, सो 83.68 एंड माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड 55 जूल। सो इसमें जस्ट इसको आपको ऐड करना है, 55 का मतलब है 55.00 जूल। तो इस वजह से डेल्टा यू का आंसर कितना आ जाएगा, तो 0.68 तो रहेगा ही लास्ट में, एंड 83 में 55 को ऐड कर लेते हैं 138।
सो दिस इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझते हैं, बिकॉज हमने गैस में एक तो क्या किया, एनर्जी को डाला। देखो गैस ने एब्जॉर्ब करा 20 कैलोरीज ऑफ हीट, तो इस वजह से जो उसकी एनर्जी है एक तो इसकी वजह से बढ़ी, है ना, बिकॉज उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। सेकेंडली हमने बाहर से उसको क्या करा है, कॉम्प्रेस करा। एंड जब भी हम कॉम्प्रेस करते हैं दैट मीन्स अगेन हम उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसके कोलिजन्स वगैरह को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एनर्जी बढ़ी और इसकी वजह से भी एनर्जी बढ़ी, इसी वजह से ओवरऑल रिजल्ट में दोनों चीज़ें ऐड होके यहाँ पे शो हो रही हैं, देखो, राइट। सो आई होप दैट मेक सेंस। अगला टॉपिक जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं दैट इज दिस, आइसोथर्मल एंड अडियाबैटिक प्रोसेसेस। इसमें ये इक्वेशन तो बहुत आसान है याद रखनी, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अडियाबैटिक के लिए अब आपके पास इस तरह से अलग अलग इक्वेशंस आती हैं, जिनको अगर डायरेक्टली याद रख सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज एटलीस्ट इस इक्वेशन को याद रख लो और वहाँ से बाकी इक्वेशंस को डेराइव कर लो। लेट्स सी किस तरह से। फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा P1V1 रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू P2V2 रेज़ टू पावर गामा। और आप नोट करो हर इक्वेशन में बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड यहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तीन में से दो वेरिएबल्स एक टाइम पे प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, इस इक्वेशन को अगर बनाना है तो हमें प्रेशर को हटाना है, सिर्फ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चाहिए, प्रेशर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो प्रेशर को एलिमिनेट हम किस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT अपॉन V। तो यहाँ पे पुट करते हैं, P1 की जगह हम क्या लिखेंगे, nRT1 अपॉन V1 एंड V1 रेज़ टू पावर गामा। सिमिलरली P2 की जगह पे क्या आ जाएगा, nRT2 अपॉन V2 एंड V2 रेज़ टू पावर गामा। N एंड R बिकॉज कांस्टेंट हैं, दोनों साइड पे हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। एंड बाकी देखो क्या बच रहा है, T1 एंड V1 पावर गामा एंड नीचे भी V1। सिमिलरली इधर भी T2 V2 रेज़ टू पावर गामा अपॉन V2। अब यहाँ देखो V1 ऊपर भी है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे पावर को मैं 1 लिखता हूँ, एंड जब भी इस तरह से डिवीजन होती है तो अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, पावर्स माइनस होती हैं। दैट मीन्स मैं ऐसे कर सकता हूँ V1 रेज़ पर गामा -1। सिमिलरली इधर कर सकते हैं V2 रेज़ पर गामा -1। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है ये फॉर्म हो जाती है। देखो T1 V1 गामा -1 दैट इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। एंड कुछ इसी तरह से इस थर्ड इक्वेशन को भी आप फॉर्म कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस करना क्या है, वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है। तो जस्ट वॉल्यूम की आप यहीं से वैल्यू निकालो, कुछ इस तरह से, ये आपको खुद से करके देखना है। V को ऐसे लिख लो nRT अपॉन P, एंड इस V की वैल्यू को अब यहाँ दोनों जगह पे पुट कर दो, एंड कुछ इस तरह का रिजल्ट आपका निकल के आ जाने वाला है। सो ओवरऑल ये तीन इक्वेशंस आपकी अलग अलग यूज़ होने वाली हैं फॉर अडियाबैटिक प्रोसेसेस, एंड जो ये इक्वेशन है ये यूज़ होने वाली है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। नाउ लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल। फर्स्टली अडियाबैटिक प्रोसेस है, और उन तीन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात हुई है। सो वी विल यूज़ P1V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 रेज़ टू पावर गामा। सो देखो क्या पूछा है, फाइंड द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द गैस अडियाबैटिकली। और जो गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। सो जो इनिशियल प्रेशर है वो 1 atm का होने वाला है, एंड फाइनल प्रेशर हमें फाइंड करना है कि अगर हम उस गैस को 1/5 वॉल्यूम पे कंप्रेस करना चाहते हैं, एंड गामा हमें गिवन है यहाँ पे 1.4 है। तो देखो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसा लिख देते हैं, P2 अपॉन P1 दैट इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेज़ टू पावर गामा, लिख सकते हैं ऐसा। एंड यहाँ पे जो P1 है ये ओरिजिनल प्रेशर है, एंड जो P2 है ये जो वो प्रेशर है जो हमें चाहिए रहेगा, फाइनल प्रेशर बोल सकते हो। एंड P2 इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 बाई V2 रेज़ टू पावर गामा। एंड जो P1 है ओरिजिनल प्रेशर हमें दे ही रखा है, जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, 1 atm पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। सो P2 बेसिकली इस चीज़ के इक्वल होने वाला है। गामा को भी कर दो 1.4,
V1 बिकॉज ओरिजिनल वॉल्यूम थी, V2 तो हम उसको कंप्रेस करके बहुत छोटा कर दे रहे हैं, 1/5 वॉल्यूम, दैट मीन्स V1 बड़ा होने वाला है, और कितना 5 टाइम्स है ना। तो इसका मतलब जो V1 है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स V2, एंड V2 से V2 कैंसिल आउट होगा, एंड जो P2 है वो कितना निकल के आएगा 5 रेज़ टू पावर 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस है जो 250 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है एट दिस मच प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर, और कितना एडिशनल प्रेशर हमें चाहिए अगर उसकी वॉल्यूम को 200 ml हम करना चाहते हैं एट द सेम टेम्परेचर। दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ये जो वैल्यूज हैं इनिशियल वैल्यूज मान लेते हैं, इनको फाइनल वैल्यूज मान लेते हैं। सो पहले जो उसकी वॉल्यूम थी वो थी 250 ml, राइट। प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था 7 and 45, दिस इज इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दैट इज इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाइड बाई V2। बाद में हमने उसको करना है 200 ml, है ना। तो यूनिट्स को फिलहाल जस्ट यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ध्यान रखेंगे वैसे ही। अच्छा, 0 से ये 0 कट जाने वाला है, एंड जो P2 है वो कितना आएगा, देखो 745 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 20, 5 पे कट करो, 5 पे कट करो, एंड प्रॉपर तो अभी कटेगा नहीं, डेसिमल्स में आंसर आएगा, देखते हैं। दस डिवाइडेड बाय 4, 931.25 इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ये है P2। बट ध्यान रखना हमें एडिशनल प्रेशर पूछा है, सो पहले के मुकाबले में कितना और ज़्यादा। सो फाइनल आंसर कैसे हमारा निकल के आएगा, अगर डेल्टा P हम देखना चाह रहे हैं कितना चेंज इन प्रेशर है, सो 931.25 में से माइनस करो जो ओरिजिनल टेम्परेचर था, सॉरी ओरिजिनल प्रेशर था 745, राइट, 745.00 है। इसको माइनस करके चेक करो, देखो कितना निकल के आता है। लेट्स सी 931.25, एंड इसमें से हमने माइनस करा 745, एंड द आंसर इज 186.25। सो लेट्स राइट 186.25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दिस इज आंसर। अगला टॉपिक है वर्क डन इन द आइसोथर्मल एंड द एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एंड इनकी जो डेरिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर डेरिवेशन की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क डन की इन दोनों के लिए, बट न्यूमेरिकल्स चांसेस कम रहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, लेकिन स्टिल एक दो न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अगर न्यूमेरिकल बन जाता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। दैट शुड बी मोर देन एनफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक गैस है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है, उसके लिए जो गैस कांस्टेंट रहता है गामा, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.4, इनिशियल प्रेशर इज गिवन, फिर उसको आप कंप्रेस कर रहे हो एडियाबैटिकली, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। फर्स्टली तो हमें प्रेशर फाइंड करना है कि उसका फाइनल प्रेशर कौन सा होगा। सो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इन यू कैन यूज दिस इक्वेशन P1 V1 रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। P1 इनिशियल जो प्रेशर है दैट इज 4 × 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम 2 और उसकी पावर गामा दैट मीन्स 1.4 कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू P2 जो आपको फाइंड करना है, एंड V2 जो है 0.5, राइट, 1/2 कर देते हैं, एंड उसकी पावर गामा दैट मीन्स 1.4। अब इसको भी स्पेसिफिकली देखो 1 की पावर 1.4 तो 1 ही रहने वाली है ना, तो 1 को तो सिंपली ही ऐसे ही लिख देते हैं, सिर्फ जो ये पावर है इसको ऐसे कर देते हैं 2 की पावर ये 1.4 इस तरह से हो जाने वाला है, राइट, समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ से जो P2 है वो कितना निकल के आ जाएगा, 4 × 10 रेज़ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1.4, एंड ये जो चीज़ है ध्यान से देखो डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाने वाली है, ठीक है। सो एक और मल्टीप्लिकेशन में 2 रेज़ टू पावर 1.4, इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल्स टू 4 × 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो इसका स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 1.4 का स्क्वायर है ये, राइट।
अच्छा इस चीज़ को देखो, अगर तो मैं ऐसे सॉल्व करता, 2 की पावर, एक ये पावर है और एक ये पावर है, और जब भी पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दैट मीन्स 2.8। तो इस चीज़ की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, राइट, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल या बहुत डिफिकल्ट कोई तरीका यूज़ करे। क्वेश्चन में भी हमें देखो गिवन नहीं है, कुछ और ही गिवन है, तो ऐसा तो हम यहाँ पे नहीं इसको बनाने वाले हैं। हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये पावर्स हैं, इनको स्विच कर सकते हैं। जो 2 वाली पावर है इसको अंदर लिख लो, और जो 1.4 है इसको यहाँ पे बाहर की तरफ आप ले जाओ। 2 की पावर 2 अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, और देखो 4 की पावर 1.4 है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.96। ठीक है, तो इसको हटा के हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6.96। अगले स्टेप में कर लेते हैं, 4 इंटू 10⁵ इंटू 6.96, एंड जो ये प्रेशर आएगा इट विल बी इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कुछ इस तरह का आपके पास रिजल्ट मिलने वाला है, 2.78 इंटू 10⁶ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, वर्क डन। इसके लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा P2V2, फाइनल वैल्यूज हैं ये, एंड माइनस P1V1। ओके, इन सम बुक्स वो क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को कुछ ऐसे लिख देते हैं, 1/γ-1, एंड यहाँ पे P1V1 माइनस P2V2। तो जैसे भी आपको याद रखना है, बात तो वैसे ही की है, बट ध्यान रखना कि किस तरह से, कब, किस वैल्यू में से कौन सी वैल्यू को माइनस करना है। अगर 1 माइनस गामा करना है देन फाइनल में से इनिशियल वैल्यूज़ को हम माइनस कर रहे हैं। अगर γ-1 लिखना है यहाँ पे, तो इनिशियल में से फाइनल वैल्यूज़ को माइनस करना है, राइट। आई जनरली प्रेफर दिस फॉर्म, बिकॉज ऐसे याद रखना इसको आसान रहता है कि यहाँ 1 माइनस गामा है, फिर फाइनल में से इनिशियल वैल्यूज़ को हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या बनेगा ये, 1/1 माइनस गामा। सो 1 माइनस गामा है 1.4, इसको डायरेक्टली माइनस करके लिख देते हैं। 1 में से 1.4 आप माइनस करोगे, नेगेटिव 0.4 आ जाएगा, माइनस 0.4। P2V2 देखो फाइनल वैल्यूज, P2 है 2.78 इंटू 10⁶, इंटू V2 था 0.5, इसको 1/2 कर देते हैं, माइनस P1V1, P1 है 4 इंटू 10⁵, एंड मल्टीप्लाइड बाई V1 जो है 2। अब देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाने वाला है, माइनस 1/, ये 4/10 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/4, एंड 2 से इसको देखो कट करेंगे तो कितना आएगा, 1.39 बन जाएगा। 1.39 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, माइनस 4 2 8 इंटू 10⁵। W इज इक्वल्स टू 10 को 4 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2.5। अब इधर करो 10 की पावर 6 है, इधर 10 की पावर 5 है, तो फर्स्टली क्यों ना ऐसा करें, 10 की पावर 5 को कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा ये 1.39 इंटू 10, माइनस यहाँ बच जाएगा सिर्फ 8, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो W इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 13.9, इसमें से आपको 8 माइनस करना है, कितना बन रहा है ये, माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵, एंड आपका जो वर्क डन है 2.5 को जस्ट मल्टीप्लाई कर लो 5.9 से, ये बन जा रहा है 14.75। ध्यान रखना नेगेटिव साइन है यहाँ पे, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁵, एंड एन द जूल, बिकॉज सारी यूनिट्स जो थी वो ऐसा यूनिट्स थी। दिस इज द वर्क डन। अच्छा एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखो 2 मोल्स ऑक्सीजन, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने कंप्रेस करा, कब तक, जब तक उसकी वॉल्यूम 1/4 ना रह गई हो, एंड एट द सेम टेम्परेचर, सेम ही टेम्परेचर है बाद में भी कंप्रेस करने के बाद, दैट मीन्स ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला है, एंड आइडियल गैस कांस्टेंट आपको दे रखा है, एक log 2 की कोई वैल्यू आपको दे रखी है, कहीं ना कहीं पे काम आएगी इट मीन्स। एंड लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2.303 RT log ऑफ, अगर वॉल्यूम में लिखना है तो V2 अपॉन V1। सेम चीज़ को प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट फिर इस तरह से लिखना होता है अगर आपको प्रेशर वगैरह क्वेश्चन में गिवन हो। फिलहाल तो गिवन नहीं है, हमें वॉल्यूम्स ही गिवन है, तो इसको वैसे ही रखेंगे हम, V2 अपॉन V1। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है।
तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज बाय द वे फॉर 1 मोल, ठीक है, NRT होता है बिकॉज ये, तो अगर 2 मोल्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल्स, एन की वैल्यू हमने 2 भर दी यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई आर जो कितना है 8.31 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 0, ऐसे ही मत लिख देना इसको 0 कि छोड़ो क्या सॉल्व करना है, 0 लिखा सारा कुछ 0 ही हो जाएगा, वर्क डन 0 है हमें केल्विन में लेना पड़ेगा ये टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है 273, 0 नहीं लिखेंगे, 273 केल्विन एंड मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ V2 बाई V1। अब देखो बिकॉज ये 1/4 कराया आपने वॉल्यूम को, इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 4th पार्ट है ना। तो V2 की जगह हम ये ऐसा करते हैं, V1 की जगह ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू V2, V1 को हम 4 इंटू V2 करेंगे, तो V2 अपॉन 4 इंटू V2, V2 से V2 कट जाएगा, 1/4 बच रहा है देखो ये। तो वर्क डन कितना निकल के आएगा, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। 2.303 है ये, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.31 एंड मल्टीप्लाइड बाय 273 भी है ये, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 10449.3 एंड मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1/4। अब अगर यहाँ देखेंगे लॉग 1/4 है, यू माइट थिंक कि हमें गिवन तो लॉग 2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको कुछ ना कुछ करके चेंज करेंगे इस फॉर्म में, कैसे ही कर सकते हैं 10449.3 मल्टीप्लाइड बाई, जब इस फॉर्म में होता है लॉग तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, लॉग A बाई B जो है दैट इज इक्वल्स टू लॉग A माइनस लॉग B। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log 4, है ना। एंड फर्दर यू मस्ट नो दैट log 1 जो है इसकी वैल्यू 0 होती है, जो log 1 है log 1 दैट इज 0, तो यहाँ हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 में से log 4 को माइनस करना है, तो ये नेगेटिव log 4 है। 4 को भी फर्दर ऐसे कर देते हैं 2 का स्क्वायर, अब ये कुछ कुछ लगने लग गया ऐसा, ठीक है। एंड जब भी log में आपके पास कुछ ऐसा हो a एंड उसकी पावर ऐसा n, तो ये वैल्यू को आप आगे ले आ सकते हो इस तरह से, ठीक है। दिस इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द log। तो इस 2 को भी आप यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 10449.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस log 2 जो कितना है 0.3010, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ रहा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड द लास्ट टॉपिक इज कार्नोट इंजन और इसकी एफिशिएंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी बार न्यूमेरिकल बन जाता है। ईटा इज द एफिशिएंसी और इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, जो T1 होता है दैट इज द सोर्स टेम्परेचर इन द केल्विन एंड T2 इज द सिंक टेम्परेचर इन द केल्विन। एंड ऑब्वियसली जो सोर्स का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंक। तो अगर मैं ईटा को कुछ ऐसे लिख दूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज करके देखो, T1 माइनस T2 अपॉन T1 ऐसे लिखा जा सकता है। अब बिकॉज जो T1 है जो सोर्स का टेम्परेचर है ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो T1 में से अगर मैं T2 माइनस करूँगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा इट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है जो ईटा रहेगा कार्नोट इंजन के लिए ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी जो है इट विल बी ग्रेटर देन 0, जो कि ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। नेगेटिव अगर होता ईटा तो काहे का किस चीज़ का वो एफिशिएंट, ठीक है, वो तो इनएफिशिएंट हो गया। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो कि जो ईटा होगा वो पॉजिटिव आपका निकल के आना चाहिए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर रहे हो और आपका ईटा का जो आंसर है वो मान लो आ जाता है -25%, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे आपने इन दोनों को वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया गलती से, ठीक है। अच्छा, कई बार न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर्स वगैरह गिवन ही नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हीट को यूज़ करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे T2 है यहाँ पे Q2 यूज़ कर लेंगे, T1 की जगह पे Q1 यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसा रहता है कि मान लो दिस इज़ द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, फिर एक सोर्स है एंड एक सिंक है। देखो सोर्स ने पहले कुछ हीट दी वर्किंग सब्सटेंस को, मान लो Q1, जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया और बाकी कुछ हीट सिंक को उसने ट्रांसफ़र कर दी, दैट इज़ Q2। तो ये Q2 एंड Q1 ये वाली हीट्स हैं, Q1 एंड Q2, ठीक है।
तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 करके भी आप इसकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हो। या फिर फर्दर, बिकॉज जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और जो ये Q1 माइनस Q2 होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस वर्क डन। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वर्क डन अपॉन Q1, कितना वर्क डन किया और कितनी हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुई है सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली जिसके बेसिस पे आप अलग अलग तरह से एक कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। Now let's try this numerical. You have to calculate the efficiency of a reversible heat engine जो कि वर्क कर रहा है इन टेम्परेचर्स के ऊपर 100 एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो 100 है ये सोर्स होगा बिकॉज इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, 0 वाला सिंक हो जाएगा। एंड को कन्वर्ट भी कर लेते हैं इन द केल्विन, जो 0 है उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 273 केल्विन, 100 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 373 केल्विन, राइट। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 by T1, that is 1 minus T2 जो है that is the sink, so 273 upon T1 जो है source that is 373 Kelvin, so eta is equals to 373 minus 273 upon 373, तो ये देखो कितना बन रहा है 100 upon 373। तो अगर तो रेशियो वाइज है तो कुछ ऐसा रिजल्ट है, बट जनरली क्या है जो ईटा है उसको परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको 100 से इस तरह से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये बन रहा है 10,000 डिवाइडेड बाय 373 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस डिवीजन यू विल गेट 26.8%। दिस इज द एफिशिएंसी। एंड बाय द वे जो ये रिजल्ट है ज़रूरी नहीं है कि इन रिजल्ट्स को आप सिर्फ एंड सिर्फ कार्नोट इंजन या इवन किसी रिवर्सिबल इंजन के लिए ही यूज़ करोगे। यू कैन यूज़ दीज रिजल्ट्स फॉर एनी हीट इंजन। कोई भी आपके पास हीट इंजन हो उसके लिए इन फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ ये चीज़ माइंड में रखना कि सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी रहेगी वो रहेगी कार्नोट इंजन की। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। 2 इंजन्स हैं ए एंड बी, वो कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनके जो सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर है वो आपको गिवन है, ऑलरेडी केल्विन में ही कन्वर्ट करके दे रखे हैं, तो आपका आधा काम तो यहीं पे देखो कम हो जाएगा। अब दोनों इंजन्स की आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है एंड यू हैव टू टेल दैट विच इंजन इज़ मोर एफिशिएंट एंड बाय हाउ मच। दोनों की मतलब एफिशिएंसी फाइंड करो एंड दोनों का डिफरेंस फाइंड करके बता दो कि कितना डिफरेंस है दोनों की एफिशिएंसी में। द लास्ट क्वेश्चन इज, एक कार्नोट इंजन है जिसका सिंक जो है वो इतने टेम्परेचर पे है, एफिशिएंसी उस इंजन की गिवन है 30%, एंड उसका जो टेम्परेचर है सोर्स का वो कितना आप इंक्रीज करोगे कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो 50% के इक्वल हो जाए। लेकिन सिंक का जो टेम्परेचर है उसको आपने बिल्कुल भी देखो चेंज नहीं करना है, वो 290 का 290 ही रखना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, सिंक का टेम्परेचर तो गिवन है, सोर्स का टेम्परेचर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ओरिजिनली कितना था। तो देखो ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। ईटा हमें गिवन है पहले 30%, सो 30 अपॉन 100, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। सिंक का टेम्परेचर हमें गिवन है 290, तो यहाँ हम लिख देंगे 290। 30 बाई देखो 100 है, 0 से 0 कटेगा, ये होएगा 0.3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 290 अपॉन T1 एंड 290 बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7, ठीक है। एंड जो T1 है वो आ जाएगा 290 डिवाइडेड बाई 0.7 मतलब 290 बाई 7/10, इसको रेसिप्रोकल लिख देते हैं 10/7। तो जो T1 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2900 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं एंड यू विल गेट 414.28 केल्विन। सो ये फाइंड हुआ है हमारे पास ओरिजिनल जो टेम्परेचर है सोर्स का। अब हमें फाइंड करना है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ाएं कि जो एफिशिएंसी है इंजन की वो 50% हो जाए, और सिंक के टेम्परेचर को बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है, कॉन्स्टेंट रखना है, तो वो तो 290 ही रहेगा। सो देखो 50% एफिशिएंसी है, इसका मतलब 50 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 290 अभी भी डिवाइडेड बाई, अब जो टेम्परेचर है वो हमें फाइंड करना है, तो इसको T1 डैश कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे हमने T1 लिखा था, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 5/10 है, ये हो जाएगा 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 290 अपॉन T1 डैश। तो 290
अपॉन T1 डैश दैट इज इक्वल्स टू 0.5 बिकॉज ये 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5 एंड T1 डैश दैट इज इक्वल्स टू 290 डिवाइडेड बाई 0.5 जो कि हो जाएगा 1/2 और दिस विल बी इक्वल टू 290 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.85 सो 580 केल्विन ये हो जाएगा बाद वाला टेम्परेचर सोर्स का। बट हमें देखो क्या पूछा गया है कि उसका टेम्परेचर कितना हम इंक्रीज करें, इसका मतलब है इसके कंपैरिजन में हमें बताना है कि कितने केल्विन हम बढ़ाएं। सो दोनों को माइनस करके हमें डेल्टा टी बताना है बेसिकली यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, दैट इज 580 माइनस 414 माइनस 28, इसको माइनस करने पे यू विल गेट दिस एज योर आंसर 165.72 केल्विन। इतना टेम्परेचर हम उसका बढ़ाएंगे सो दैट एफिशिएंसी 50% हो जाए।